हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम कक्षा 9 के जीव विज्ञान का पहला पाठ जीवन की मौलिक इकाई के कुछ टॉपिक की स्टडी कर चुके हैं, जिनमें था कोशिका विज्ञान, कोशिका की परिभाषा, कोशिका की खोज, कोशिका का परिचय, कोशिका सिद्धांत, कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, कोशिका का आकार एवं आकृति, कोशिका का संगठन। तो आज इस दूसरे वीडियो में हम कोशिका के संगठन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने बताया था कि कोशिका के संगठन में मुख्य 3 भाग हैं। पहला था आवरण, दूसरा जीव द्रव्य और तीसरा कोशिकांग। जैसे कि एक कोशिका मान लीजिए दिख रही है, इस तरफ से कोशिका है। अब एक कोशिका में बाहर से जो परतें दिख रही हैं, ये है आवरण, जो इसको बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है। अब कोशिका के अंदर जो ऐसे ऐसे पदार्थ भरा हुआ है, ये सबका सब है जीव द्रव्य, और जो कुछ गोले टाइप दिख रहे हैं, ये है कोशिका। तो इस प्रकार से कोशिका होती है, जिसमें बाहर से जीव, इसका कोशिका की झिल्ली यानी इसका जो आवरण होता है वो होता है, अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है, उसमें जगह जगह पर कोशिकांग होते हैं। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला भाग आता है वो भाग है आवरण। ए नंबर है आवरण, या बाह्य आवरण कह सकते हैं। अब जो कोशिका का आवरण है, यानी बाहर से जो कोशिका दिखती है, तो कोशिका में विशेष रूप से 3 प्रकार की झिल्लियों के बारे में बताया गया है। इसमें से एक झिल्ली है जीव द्रव्य कला, दूसरी झिल्ली है कोशाभित्ति, और तीसरी झिल्ली है संपुट। अब प्रत्येक कोशिका में सभी नहीं होती हैं, तो इनके बारे में हम एक एक डिस्कस करेंगे कि कौन कहाँ पे होता है। जैसे हम जीव द्रव्य कला की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम इन 3 झिल्लियों को समझाने के लिए 3 कोशिकाओं के उदाहरण लेते हैं। जीव द्रव्य कला के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं जंतु कोशिका, कोशाभित्ति के लिए ले लेते हैं पादप कोशिका, और संपुट के ले लेते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका। अब जैसे जंतु कोशिका होती है, तो जंतु कोशिका में एक ही झिल्ली होती है, इसे बोलते हैं जीव द्रव्य कला। पादप की कोशिका में 2 झिल्लियां होती हैं, यानी ये जीव द्रव्य कला है, इसके ऊपर एक और झिल्ली होती है, इसे बोलते हैं कोशाभित्ति या कोशिका भित्ति। और जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, इस पर 3 झिल्लियां होती हैं। एक तो जीव द्रव्य कला है ही, इसके ऊपर दूसरी कोशाभित्ति, फिर उसके ऊपर एक तीसरी होती है संपुट, यानी बैक्टीरिया जो होती है उसमें इस तरह से, बाकी तो अंदर का मैटर बाकी से बात देखा जाएगा। अभी हम ये बात करते हैं कि जो आवरण होता है, यानी कि कोशिकाओं को बाहर से सुरक्षा प्रदान करने की बात की जाती है। तो जो जंतु की कोशिका है, उसके बाहर सिर्फ एक ही झिल्ली होती है, जिसे जीव द्रव्य कला कहते हैं। एक ही झिल्ली, यानी हम जो लोग हैं, बाकी जो जानवर हैं, वो एकल कला वाले। वहीं पे हम पादप यानी पौधों की बात करते हैं, वो लोग द्विकला वाले हैं, 2 स्तरीय हैं, जिसमें जीव द्रव्य कला के साथ साथ कोशिकाभित्ति भी है। और जो कुछ बैक्टीरिया हैं, उनमें 3 झिल्लियां होती हैं, जीव द्रव्य कला, कोशाभित्ति और संपुट। अब हम इन 3 झिल्लियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले की बात करते हैं जीव द्रव्य कला। तो जीव द्रव्य कला को इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य कला, असल में जो कोशिका है, कोशिका के अंदर होता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य होता है, वही किनारे किनारे पर सिकुड़ कर एक परत बना लेता है, जिसको कहते हैं जीव द्रव्य कला। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जीव द्रव्य कला है, वास्तव में ये जीव द्रव्य से ही मिलकर बनी हुई है। तो जीव द्रव्य कला होती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर की कोशिकाओं के बाहर। अब इस जीव द्रव्य कला की खोज की बात करते हैं।
तो जीव द्रव्य कला को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्वान। इनका नाम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोशिका का सिद्धांत इन्होंने और स्लाइडर ने मिलकर दिया था। तो स्वान ने 1839 ईस्वी में, क्योंकि इसी सन में कोशिका का सिद्धांत भी दिया गया, तो स्वान ने 1839 में जीव द्रव्य कला की खोज की। इन्होंने बताया कि जंतु कोशिका के बाहर या फिर जो कोशिका है उनके बाहर जो झिल्ली होती है उसको जीव द्रव्य कला कहते हैं, जो कि जीव द्रव्य से मिलकर बनी होती है। इस झिल्ली के बहुत सारे कार्य होते हैं, तो कार्य के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो जीव द्रव्य कला है ये किस चीज से मिलकर बनी है। जैसे कि हमने बताया जीव द्रव्य से मिलकर बनी है, पर इसके अंदर कौन कौन से अवयव हैं। तो जीव द्रव्य कला में विशेष रूप से प्रोटीन और लिपिड, ये दो मुख्य चीजें होती हैं। बाकी कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होती है, लेकिन मुख्य जो है वो प्रोटीन और लिपिड है। जब जैव अणु है, प्रोटीन जैव अणु है, लिपिड जैव अणु है और कार्बोहाइड्रेट भी जैव अणु है। तो हम ये कहेंगे कि मुख्यतः जीव द्रव्य कला प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है और इनमें कुछ मात्रा में या आंशिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी। ये तो उनका हो गया कि किससे मिलकर जीव द्रव्य कला बनी है। अब मुख्य बात करते हैं जीव द्रव्य कला के कार्य। ये कार्य क्या क्या करती है, क्योंकि मुख्य यही बात है काम इनका। तो जीव द्रव्य कला के कई सारे काम होते हैं। अब इसके जो जो कार्य हैं, विशेष कार्य, उन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे इनमें इनका एक कार्य है विसरण, ये जीव द्रव्य कला कार्य है। पहले हेडिंग डाल देते हैं, जीव द्रव्य कला के कार्य। अब कार्य में से हम विसरण पढ़ेंगे, विसरण इनका कार्य है। फिर परासरण भी इनका कार्य है। फिर इसी के अंतर्गत होता है इंडोसाइटोसिस। फिर इसी के द्वारा होता है एक्जोसाइटोसिस। ये सब जीव द्रव्य के कला के कार्य हैं। तो पहले हम बात करते हैं विसरण। तो जब वो विसरण की बात करते हैं तो विसरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन होता है। तो विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी विसरण। अब इसमें क्या है कि अधिक सांद्रता यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता या कम सांद्रता की ओर जब अणुओं का गमन होता है तो उसी क्रिया को विसरण कहते हैं। अब विसरण ठोस, द्रव, गैस, जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीनों में विसरण संभव है। अब हम यहाँ पे विसरण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीव द्रव्य कला का एक कार्य है विसरण। जैसे जीव द्रव्य कला है, मानी कोशिका है, ये इसकी जीव द्रव्य कला है। अब इस जीव द्रव्य कला के बाहर और अंदर से विसरण होता है। विसरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। तो पहले तो ये समझ लें कि सांद्रता क्या होती है। अब जैसे कि कोई विलयन है या कुछ भी है, तो उसमें जैसे सिंपल सी बात उदाहरण मान लेते हैं शरबत। अब शरबत में दो चीजें, एक है चीनी और एक है पानी। तो सिर्फ शरबत एक विलयन है, तो ये चीनी और पानी का मिश्रण है। तो चीनी और पानी, अब जैसे कि शरबत एक मिश्रण, एक विलयन भी है। अब विलयन में दो चीजें होती हैं। विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय प्लस विलायक, यानी हम विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूशन, विलेय को बोलते हैं सल्यूट और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब विलेय और विलायक जिसको मिलाते हैं वो विलेय होता है, जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है।
यानी कि जैसे कि विलयन होता है, तो विलयन में अधिकतर जिसकी मात्रा अधिक होती है वही विलायक होता है। जैसे कि अब शरबत है, शरबत में पानी अधिक, पानी विलायक है, चीनी कम है, चीनी विलेय है। तो जिसे हम मिलाते हैं कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय माना जाता है, और जिसमें मिलाते हैं कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक माना जाता है। तो जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलयन बनता है। अब हम बात करते हैं सांद्रता की। अब जैसे कि शरबत और चीनी में, अब दो उदाहरण ले लेते हैं कि एक मान लीजिए यहाँ पे गिलास शरबत है, एक गिलास इसका। अब इन दोनों में चीनी है। अब पानी की मात्रा मान लीजिए, जो भी पानी की मात्रा है, जो भी हमको मान लिया 100 ml या 200 ml जो भी पानी है, अब पानी की मात्रा दोनों में बराबर है। अब चीनी की बात करते हैं, इसमें हम मिलाते हैं 20 ग्राम चीनी, अब इसमें मिलाते हैं 40 ग्राम चीनी। तो चीनी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, यानी इसकी मिठास ज्यादा होगी तो इसकी सांद्रता ज्यादा है और इसकी कम है। तो इस प्रकार से सांद्रता मतलब शुद्धता। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण है शराब का। अब शराब जो लोग पीते हैं, कुछ लोग पानी ज्यादा मिलाते हैं, शराब की मात्रा कम होती है, तो वहां पर हम ये कहेंगे कि शराब जो है वो देखो, एक होता है तनु, एक होता है सांद्र। तनु को इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट और सांद्र को बोलते हैं कंसंट्रेट। अगर शराब में पानी की मात्रा ज्यादा है, शराब की मात्रा कम, यानी जो एग्जैक्ट मैटर है उसकी मात्रा कम है, तो वो तनु विलयन है। लेकिन अगर शराब की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम, तो वो है सांद्र विलयन। यानी कि जिस हम मेन पदार्थ की बात कर रहे हैं, अगर उसकी मात्रा ज्यादा है तो वो सांद्र माना जाता है। तो इसी आधार पर हम यह बात करते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसे कहते हैं विसरण। तो परिभाषा यही बोलेंगे कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होता है। ये ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में संभव है। और एक बात और, विसरण के लिए किसी भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, विसरण ऐसे ही हो जाता है। जबकि इसके बाद अभी टॉपिक पढ़ेंगे परासरण। अब परासरण के लिए झिल्ली की जरूरत पड़ती है। तो विसरण का अच्छा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सेंट की बोतल, परफ्यूम की बोतल। जब परफ्यूम डालते हैं या फिर खोलते हैं बोतल, तो क्या होता है कि परफ्यूम पहले एक शीशी के अंदर है, जब खोल दिया तो धीरे धीरे पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है उड़कर। इससे क्या सिद्ध होता है कि परफ्यूम की जो बॉटल है, अब बॉटल के अंदर परफ्यूम की मात्रा बहुत है, क्योंकि बॉटल के अंदर परफ्यूम ही भरा है, तो उसके अंदर क्या उसकी सांद्रता है, यानी सांद्र है। और बाहर का वातावरण, ये हमारी कमरा ही है, कमरे में जो बाहर का वातावरण है, अब वहां पे तो परफ्यूम है नहीं, इसलिए वहां पे क्या है, सांद्रता कम है। तो जब बोतल खुली तो परफ्यूम निकलकर कमरे से में हर जगह फैल रहा है, यानी कि वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहा है। या फिर सिंपल सी बात, जैसे कि अगरबत्ती सुलगा देते हैं, धूप बत्ती सुलगा दें या आग लगा दें, तो वहां से क्या करेगा, धुआं बाहर को भागेगा, यानी जहां पे वो धुआं नहीं है वहां पे धुआं जाएगा, क्योंकि जहां पे धुआं निकल रहा है वहां पे, मतलब जिस जगह से निकल रहा है वहां तो उसकी सांद्रता ज्यादा है, लेकिन जिस जगह पे धुआं है ही नहीं वहां पे धुआं की सांद्रता कम है। तो ये क्या कर रहा है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहा है। तो ये जो विसरण की हम बात कर रहे हैं, ये विसरण इस जीव द्रव्य कला के द्वारा होता है। यानी कि कुछ गैसों का विसरण, कोई गैस अंदर जाती है, कोई बाहर आती है, या कोई द्रव पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ, मतलब जो आना जाना होता है वो विसरण की प्रक्रिया जीव द्रव्य कला में होती है। तो ये तो हो गया विसरण। अब बात करते हैं परासरण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो विसरण तो हो चुका है, परासरण, ऑस्मोसिस। इसमें भी सेम परिभाषा है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन।
बात तो सेम है, फिर अंतर क्या है? देखिए, जो विसरण पढ़े थे, विसरण में जब उच्च सांता से निम्न सांता की ओर गमन हुआ तो उन्हें बीच में किसी झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब भी परासर होता है तो यहाँ पे जब उच्च सांता से निम्न सांता की ओर गमन होता है तो बीच में कोई ना कोई झिल्ली होती है, यानी कोई ना कोई कला होती है जिस झिल्ली को क्रॉस करके काम होता है। ये बताएंगे कि उच्च सांता से निम्न सांता की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन ही परासरण कहलाता है। यानी कि जो जीवदेव कला है, अब यहाँ से मान लीजिए कुछ बाहर से अंदर आ रहा है या कुछ अंदर से बाहर जा रहा है, तो इन दोनों के लिए बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली कोई और नहीं, यही जीवद्रव्य कला ही अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। और जब इस झिल्ली से क्रॉस होकर कोई चीज अंदर आती है, बाहर जाती है, तो इसको बोलते हैं परासरण। तो परासरण को और अच्छे समझने के लिए पहले हम झिल्ली को समझ लेते हैं कि झिल्ली क्या होती है, झिल्ली कितनी तरह की होती है विज्ञान में। तो जो झिल्लियां होती हैं विज्ञान में, वो विशेष रूप से 4 तरह की झिल्ली होती है। एक होती है पारगम्य झिल्ली, पारगम्य लिख देते हैं तो पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली और एक होती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो ये 4 तरह की झिल्लियां होती हैं। पारगम्य, पार यानी पार, और गम्य गमन करना, चले जाना, यानी कि ऐसी झिल्ली जिसके दूसरे पार, अब इसी विलयन की बात करते हैं। विलयन में विलेय और विलायक, यानी विलेय और विलायक सबके सब आसानी से पार हो जाए, उनको रोकने वाला कोई ना हो, वो क्या होंगी? पारगम्य झिल्ली। वे झिल्लियां जो बिल्कुल सब कुछ आने जाने दे, किसी को न रोके, यानी न विलेय को रोके न विलायक को रोके। जबकि जो विलेय और विलायक की हमने बात की थी, विलायक में से जल आता है, तो विलायक के अणु ज्यादा छोटे होते हैं विलेय के अणुओं की तुलना में। जैसे हमने यहाँ बात किया पारगम्य, अब पारगम्य क्या है? विलेय और विलायक सभी अणु आसानी से पार हो जाएंगे। जबकि अगला नाम क्या है? अर्ध पारगम, अर्ध यानी आधा पारगम। अब इसमें से क्या है? जो विलायक हैं, विलायक के अणु तो आसानी से क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन विलेय के अणुओं को ये झिल्ली आगे नहीं जाने देगी। तो ये अंतर है कि पारगम्य झिल्ली में विलेय और विलायक दोनों अणु आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, पार हो जाते हैं। जबकि अर्ध पारगम्य झिल्ली में विलायक के अणु तो पार होते हैं पर विलेय के अणु पार नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं अपारगम्य। अपारगम्य जो किसी को न जाने दे, ना ही विलेय जा पाए ना विलायक जा पाए, सबके लिए रास्ता बंद, वो होती है अपारगम्य झिल्ली। तो 3 हो गई। बाकी जो चौथी है, ये विशेष रूप से ये कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य का ही रूप है, कभी कभी अलग पढ़ लेते हैं। तो वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य, वर्ण मीन्स चुनना, सिलेक्ट करना, जहां पर वो जो झिल्ली है, झिल्ली डिसाइड करती है। जैसे कि हमने बताया अर्धपारगम्य में विलायक के अणु तो सभी चले जाते हैं, विलेय के नहीं जा पाता। अब विलायक में भी वो झिल्ली डिसाइड करेगी कि कौन से विलायक के अणु जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी जहां पे चले, वो होती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो ये 4 तरह की झिल्लियां विज्ञान में होती हैं। पारगम्य जो विलेय और विलायक सबको जाने दे, अपारगम्य विलेय विलायक किसी को न जाने दे। अर्धपारगम्य झिल्ली सिर्फ विलायक को जाने दे, विलेय को न जाने दे। और वर्णात्मक पारगम्य जो विलायक में भी अणुओं को सिलेक्ट करेगी कौन जाएगा कौन नहीं। पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं परासरण, इसमें सिर्फ हमको अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत है, अन्य किसी की कोई जरूरत नहीं। तो हमारी जो जीवद्रव्य कला है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत से केसेज में या अधिकतर केसेज में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। अब इसके भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसा कि सिंपल सी बात है
मान लीजिए एक जार में पानी है, अब इसमें किशमिश डाल देते हैं। अब किशमिश सूखी हुई है, रात भर रखे हैं, सुबह देखते हैं किशमिश फूल के बड़ी हो गई। अब बड़ी क्यों हुई? क्योंकि किशमिश के अंदर पानी चला गया। अब प्रश्न उठता है पानी कैसे गया, क्यों गया? तो कारण है वही है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। अब इस बर्तन में पानी है, यानी पानी ही पानी भरा है तो पानी की सांद्रता है, पर किशमिश के अंदर जो है पानी की मात्रा बहुत ही कम है। तो अब अंदर तो निम्न सांद्रता है क्योंकि पानी कम है, और बाहर उच्च सांद्रता है, पानी ज्यादा है। तो पहले ही बताया है ज्यादा से कम की ओर जाता है, तो अधिक सांद्रता कम की ओर, यानी कि बाहर का पानी इसके अंदर गया, फूल गया। यह सिंपल सी बात उदाहरण देखते हैं कि गांव में खेती होती, अब खेत में मेड़ लगी हुई है, तो अगर मेड़ कट जाए तो हमेशा यही होता है कि जिस खेत में ज्यादा पानी है वो एक ज्यादा खेत वाला पानी कम खेत की ओर चला जाता है, क्योंकि वहां भी हो रहा है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन हो रहा है। पर वो इसका उदाहरण नहीं है, समझने के लिए बता रहे हैं। सेम वही कहानी है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। तो ये बात क्लियर है, ये हो गया परासरण। अब परासरण से संबंधित जो विलयन है, विलयन में 3 तरह के विलयन बताए गए हैं। ये परासरण के अंतर्गत ही आता है, जैसे परासरण है। परासरण के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं विलयन, अब इसमें विलयन जो है 3 तरह के बताए गए। एक बताया गया समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन, आगे जोड़ लेंगे विलयन। एक होता है अति परासरी विलयन, और एक होता है अल्प परासरी विलयन। अगर इनके इंग्लिश में नाम की बात करते हैं, समपरासरी को बोलते हैं आइसोटोनिक, आगे सोल्यूशन हो जाएगा। अति परासरी की बात करते हैं तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और अल्प परासरी की बात करें तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब विलयन के वहां पे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि विलयन दो तरह के होते हैं। एक होता है सांद्र विलयन, जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, मतलब कि व्यवस्थित रूप में हो। एक होता है तनु विलयन, तो तनु विलयन में विलायक अधिक और सांद्र विलयन में विलय अधिक। अब यहाँ पे हम विलयन जो बात कर रहे हैं वो तो था सांद्रता के आधार पे, अब हम बात कर रहे हैं परासरण के आधार पर। समपरासरी विलयन, अति परासरी विलयन, अल्प परासरी। अब ये कैसे होता है? जैसे कि हम इसके लिए 3 उदाहरण लेते हैं, यही गैप ले लेते हैं 3 उदाहरण। अब जैसे 3 बर्तन है, अब इन 3 बर्तनों में साइज अलग दिख रही है पर अलग नहीं रहेगा, ये सेम साइज होनी चाहिए। अब इन 3 विलियों में मान लो हमने जो पानी लिया है, मान लो हम शरबत की बात करते हैं। अब इसमें जो है 100 ml जल है, इसमें भी 100 ml जल है, और इसमें भी 100 ml। अब तीनों में पानी बराबर। अब हम इसके बाद बात करते हैं, ये तो जल हो गया विलय। अब बात करेंगे विलेय की, जैसे हमने विलेय लिया है चीनी। अब चीनी जो है यहाँ पे लेते हैं 10 ग्राम, यहाँ भी लेते हैं 10 ग्राम, यहाँ भी लेते हैं 10 ग्राम। अब चीनी भी बराबर। अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो विलेय बराबर विलायक बराबर, जब सब कुछ बराबर, इसी कहते हैं समपरासरी विलयन। सम यानी समान, बराबर, यानी ऐसे विलयन जिनमें परासरण बराबर हो, जिनका परासरण दाब बराबर हो। और परासरण दाब तभी बराबर होगा जब विलेय विलायक की मात्राएं बराबर होंगी। तो ये समपरासरी, इनमें कुछ इधर उधर नहीं होना, यानी इनमें यह नहीं कि हम अगर कि हम यहाँ पे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होगा। गमन क्यों होगा? क्योंकि सब तो बराबर है। अब जैसे कि अभी हमने उदाहरण लिया था खेत की, मतलब खेत का, ये 2 खेत हैं, बीच में मेड़ है, दोनों में बिल्कुल बराबर पानी है, थोड़ा सा भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं है, तो मेड़ काट भी दो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, तो पानी ना इधर से उधर जाएगा ना उधर से इधर जाएगा। सेम यहाँ कंडीशन है समपरासरी विलयन, जिसमें सब कुछ बराबर। समपरासरी क्लियर है। अब करते हैं अति परासरी और अल्प परासरी की बात। तो अति परासरी,
अब जो अति करे, अति यानी ज्यादा हो जाए, जैसे कि अब हमने यहाँ पे 10 ग्राम की जगह मिला दिया 20 ग्राम। अब इसको हटा दो, कोई इस वाले को हटा देते हैं, हम इन दो की बात करते हैं। इसमें 20 ग्राम चीनी हो गई, यहाँ पे 10 ग्राम चीनी। तो अब क्या इसमें चीनी ज्यादा हो गई, तो ये हो गया अति पराशरी विलयन, क्योंकि यहाँ पे विलेय की मात्रा इसकी तुलना में अधिक हो गई। और अगर इसकी बात करें तो ये हो गया अल्प पराशरी विलयन, क्योंकि इसमें इसकी तुलना में विलेय की मात्रा कम हो गई। तो यहाँ पे विलेय की मात्रा यानी विलेय की सांद्रता के आधार पे अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन बताया गया। तो ये क्लियर हो गया। अगर विलेय विलायक की मात्रा बराबर है, समपराशरी विलयन। अगर दो विलयनों में अगर विलेय की मात्रा अधिक हो जाए तो अति पराशरी विलयन, अगर विलेय की मात्रा कम हो जाए तो अल्प पराशरी विलयन। तो ये 3 तरह के विलयन जो है इस पराशर के आधार पर बताए गए हैं। अब इनके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस यानी इसे कोशिका है। अब इंडोसाइटोसिस के अंतर्गत भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। तो एक्सो इंडो इंडो मीन्स अंदर, अगला पढ़ेंगे एक्सो मीन्स बाहर। तो जब कोई पदार्थ कोशिका के अंदर जाता है उसे कहते हैं इंडोसाइटोसिस, यानी जब कोशिका आवश्यक पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करे, यानी ऐसे पहले एक प्रकार से ऐसे धानी बन जाएगी, रास्ता बन जाएगा। अब पदार्थ मान लो यहाँ पे है, रास्ता बनाया, अंदर आया और रास्ते से निकल गया, इंडोसाइटोसिस। इसी का उल्टा हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस में आवश्यक पदार्थ अंदर आते हैं। अब इसमें फैगो और पिनो, अगर वो जो पदार्थ हैं वो बड़े अणु, तो अगर बड़े अणु कोशिका की झिल्ली को पार करके अंदर आते हैं तो फैगोसाइटोसिस। अगर छोटे अणु, विशेष रूप से जलीय टाइप के अणु, छोटे छोटे अणु अगर अंदर आते हैं तो पिनोसाइटोसिस। तो ये हो गया इंडोसाइटोसिस, जहां पे कोई पदार्थ कोशिका के अंदर आता है। अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। तो एक्सोसाइटोसिस जो है उसमें कोई पदार्थ जब कोशिका के बाहर जाता है तो उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब इसमें क्या है कि कोशिका से कोई पदार्थ बाहर निकल गया, तो बाहर की तरफ गया तो एक्सोसाइटोसिस। तो ये जीव द्रव्य कला के कुछ कार्य हो गए, यानी कि जीव द्रव्य कला विसरण का कार्य करती है, परासरण का कार्य करती है, इंडोसाइटोसिस कार्य करती है, एक्सोसाइटोसिस कार्य करती है, सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है, अंदर बाहर के वातावरण से संबंधित कार्य करती है, यानी कई सारे कार्य जीव द्रव्य कला करती है। अब जीव द्रव्य कला के बाद हम अगली झिल्ली की बात करते हैं, दूसरी झिल्ली। तो जो दूसरी झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम है कोशाभित्ति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल। और ये झिल्ली सिर्फ पादप कोशिका यानी कि पौधों की कोशिका में होती है, जंतुओं की कोशिका में नहीं होती। सेल वॉल दूसरी झिल्ली, सब दिखाया था सेल कोशिका थी, जीव द्रव्य कला, इसके बाहर एक और झिल्ली दिखा दिएगा इस टाइप। तो जीव कला कोशिकाभित्ति है। अब ये जो कोशाभित्ति है यानी कोशिका भित्ति मीन्स दीवार, जो दीवार की तरह कार्य करती है, यानी काफी ये दृढ़ आवरण बनाती है जो पौधों को कठोर रखती है और उनको बहुत ही सुरक्षा प्रदान करती है। तो अब जब इसकी बात करते हैं कोशिकाभित्ति की, तो सबसे पहले ये बात कर लें कि इसको खोजा किस वैज्ञानिक ने। तो इसको उन्हीं वैज्ञानिकों ने खोजा है जिन्होंने कोशिका खोजा, यानी कि रॉबर्ट हुक। क्योंकि जब हमने वो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, और इन्होंने एक पेड़ की छाल
पे स्टडी किया, तो पादप में स्टडी किया था, तो पादप कोशिका को इन्होंने खोजा था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका खोजी और उसी सन में इन्होंने ये बताया कि जो पौधे के जो कोशिका है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे कोशा भित्ति कहते हैं। अब बात ये करते हैं कि कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है। तो देखिए अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह की कोशिका भित्ति होती है। जिसे हम बात करते हैं पौधे यानी पादप कोशिका। तो पौधों में जो कोशिका बनी होती है कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज की बनी होती है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज की। वहीं पे अगर हम कवकों की बात करें तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीवाणु की, अब जीवाणु में भी कोशिका भित्ति होती है। तो जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। तो वही भी हमने बताया कि अलग अलग जीवों की कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी। तो ये कोशिका भित्ति इनका संगठन हो गया, किस चीज से बनी है, इसका खोज के बारे में बात के लिए किसने खोजा, इसकी स्थिति बता दिया गया कि पौधों की कोशिका में होती है और बैक्टीरिया की कोशिका में भी होती है। तो ये जीव द्रव्य कला के जस्ट ऊपर होती है, इन्हें बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। तो इसका सबसे जो मुख्य कार्य है वो है सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना। इसके जो कार्य हैं, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, सुरक्षा देती है, सुरक्षात्मक आवरण, कठोरता प्रदान करती है, और इसमें एक कार्य होता है जिसे कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। अब जीव द्रव्य कुंचन देख लीजिए क्या होता है। जैसे भी हमने बात किया है वहां पे विलयन की, तो जो हमने बात किया था समपराशरी, अतिपराशरी, अल्पराशरी विलयन। अब उन्हीं संबंधी जिसे हम बात करते हैं कोशिका है। अब कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति, तो अंदर जीव द्रव्य कला है। अब इस कोशिका को हम एक ऐसे विलयन में रख दें जो कि है अतिपराशरी विलयन। जो विलयन है अतिपराशरी। अब अतिपराशरी का मतलब समझते ही हैं। अतिपराशरी विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा थोड़ा अधिक होगी, वो अतिपराशरी विलयन है। अब अतिपराशरी विलयन है, अंदर जो है वो होगा अल्पराशरी। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि जो परासरण होता है वो हमेशा अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की ओर ही होता है। क्योंकि यहाँ पे बात होती है सांद्रता की, जैसा कि हमने बताया था कि परासरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परासरण होता है। तो जो अल्प पराशरी विलयन होता है इसकी सांद्रता उच्च और अति पराशरी की निम्न। तो अंदर क्या है अल्प पराशरी, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं जल की। अब जल जो है इसकी मात्रा बाहर अधिक और अंदर कम है। तो जब अंदर से बाहर इसकी मात्रा निकल जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे शुरू होगा परासरण तो जब ये बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि अल्प अति पराशरी विलयन में रखा गया है, तो जब बाहर जा रहा है तो अंदर से जो जीवद्रव्य कला है ये सिकुड़ने लगेगी, यानी कुछ टाइम के बाद ये सिकुड़ के बिल्कुल पतली सी हो जाए। तो जो जीव द्रव्य कला है ये सिकुड़ जाती, संकुचित हो जाती, इसका नाम पड़ गया जीव द्रव्य कुंचन। वह प्रक्रिया जब किसी पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो पादप कोशिका के अंदर से बाहर की ओर परासरण होता है जिससे जीव द्रव्य कला सिकुड़ जाती है और इसी कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। तो ये क्रिया भी कोशिका भित्ति के कारण ही होती है, जीव द्रव्य कुंचन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये कोशिका भित्ति के कुछ कार्य हैं। अब इसके बाद हम
तीसरी झिल्ली की बात कर लेते हैं, जो कि है संपुट, जिसको कहते हैं कैप्सूल। संपुट, कैप्सूल, थर्ड झिल्ली। अब जो संपुट है ये बैक्टीरिया कोशिका प्रतिशत में बताया था, बैक्टीरिया होती है, दो झिल्ली और तीसरी झिल्ली। तो तीसरी झिल्ली होती है, यही होती है संपुट, और ये बनी होती है किस चीज की? पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड या फिर पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट। तो जो संपुट होता है सबसे बाहर होता है, सबसे ज्यादा अधिक दृढ़ता प्रदान करता है। जैसा कि जैसे मान लीजिए कोई पानी पानी जब ठंडा होता है इसको गर्म करते हैं, तो गर्म इसलिए करते हैं ताकि उसके बैक्टीरिया मर जाए। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं, काफी ताप देते हैं, तब जाके कहीं बैक्टीरिया मरते हैं, यानी कि सामान्य ताप पर बैक्टीरिया नहीं मरते हैं। वो इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि उनके बाहर संपुट यानी कैप्सूल होता है जो पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। इसीलिए जब पानी को गर्म करते हैं या फिर दूध को गर्म करते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो संपुट का कार्य बाहर से सुरक्षा प्रदान करना, एक दृढ़ आवरण प्रदान करना, ये सब कार्य संपुट के होते हैं। तो वीडियो को अधिक लंबा ना खींचते हुए अब इसके अगले पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात किया कोशिका के संगठन का पहला पार्ट, आवरण। तो आवरण में हमने 3 झिल्लियों की बात की। पहली जीव द्रव्य कला, जो कि सिर्फ जंतु कोशिका में होती है। दूसरी कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिका में होती है, जिसमें जीव द्रव्य कला के साथ कोशिका भित्ति भी होती है। और तीसरी संपुट, जो कि जीवाणु की कोशिका में होती है, इसमें जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति और संपुट तीनों होते हैं। अब बात करेंगे सबसे मुख्य चीज, पार्ट नंबर बी, जीव द्रव्य, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या इसी को प्रोटोप्लाज्म भी बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य यानी जीवन का द्रव्य, यही होती है हमारी जान। जब कोशिका से जीव द्रव्य समाप्त हो जाता है तो कोशिका मर जाती है। तो हम बात करते हैं जीव द्रव्य की खोज की। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डुजार्डिन। तो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1835 ईस्वी में जीव द्रव्य को खोजा। लेकिन जीव द्रव्य को उन्होंने जीव द्रव्य नाम नहीं दिया। इन्होंने बताया 1835 में कि कोशिका के अंदर एक पदार्थ भरा होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, और इसी पदार्थ के कारण कोशिका में जान होती है, यानी ये पदार्थ ही कोशिका की जान होता है। तो डुजार्डिन ने इसको खोजा। उसके भी 4 साल बाद सन 1839 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था पुरकिंजे। तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 में इसे जीव द्रव्य का नाम दिया। तो जीव द्रव्य को खोजने वाले डुजार्डिन 1835 में, और जीव द्रव्य को जीव द्रव्य नाम देने वाले पुरकिंजे 1839 ईस्वी में। इन्होंने ही बताया इसका नाम जीव द्रव्य। फिर एक वैज्ञानिक और आया जिनका नाम था हक्सले। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन की आधारशिला कहा। यानी हक्सले ने बताया है कि पूरे जीवन का आधार जीव द्रव्य ही, यानी अगर जीव द्रव्य है तो जीवन है, तो नहीं तो जीवन नहीं है। तो यही जिंदगी होती है, यही जान होती है। और जब कोई मरता है तो बोलते हैं जीव निकल गया। वो जीव एक प्रकार से जीव द्रव्य होता है जो प्रत्येक कोशिका में भरा होता है। तो यही से जान होती है। जब जीव द्रव्य सूख जाता है तो वो कोशिका मर जाती है। तो जीव द्रव्य की खोज के बारे में बात करिए। अब जीव द्रव्य जानते हैं, मैंने बताया कि जो कोशिका होती है उसमें जैसे केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर जो भरा होता है वो होता है केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर जो भरा है। इसके अलावा बाहर जितना भी सब भरा है वो है कोशा द्रव्य, यानी कोशिका का पदार्थ। और जब जीव केंद्रक द्रव्य कोशा द्रव्य को मिला देते हैं तो बन जाता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्रक द्रव्य, कोशा द्रव्य। कोशा द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म।
तो ये है जीव द्रव्य जो कोशिका के अंदर भरा होता है। अब बात करते हैं जीव द्रव्य का कार्य क्या है, क्योंकि मुख्य बात कार्य ही होती है, काम। तो हम जीव द्रव्य का काम की बात करें, कार्य, तो पहला काम क्या है, ये जीवन का आधार है, जीवन का आधार। तो प्रत्येक जीव के जीवन का आधार जीव द्रव्य है, इसी का जीवन। फिर दूसरा, अब कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है, अब कोशिकांगों को एक आधार, यानी कोशिकांगों को आधार प्रदान करना, या फिर ये कह सकते हो कोशिकांगों को टिकने के लिए जगह देना। तो कोशिकांग इसी जीव द्रव्य के अंदर ही पड़े रहते हैं, यानी कि कोशिका में ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं आपको जीव द्रव्य में। तो कोशिकांगों को आधार प्रदान करता है। फिर कोशिकांग जैसे कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, अब इनके बीच में टकराव ना होने पाए, इसके लिए इनके बीच में बैरियर का काम करता है, अवरोधक का कार्य करता है, यानी कि ये कह सकते हैं कोशिकांगों के मध्य अवरोधक का कार्य करता है। ये काम भी जीव द्रव्य का है। तो यही जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य में बता ही चुके हैं कि केंद्र के अंदर जो भरा है केंद्रक द्रव्य, इसके अलावा बाकी जो है वो जीव द्रव्य। तो इस वीडियो में कोशिका के संगठन के दो टॉपिक हो गए, एक हो गया है कोशिका का आवरण, दूसरा हो गया जीव द्रव्य। अब जो तीसरा टॉपिक है कोशिकांग, वो बड़ा टॉपिक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम कोशिकांग के बारे में चर्चा करेंगे।